कैंसिल तो वो करा देते हैं जो आप कह रहे रह गया है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें नहीं मिलेंगे, वो आपको इंटरनेट से करने पड़ेंगे। कहाँ तक कर लिया था हमने? ईमेल कह रहे थे ना, दोबारा बतानी है तो बच्चों को दिखेगा ही नहीं। ऑनलाइन वालों अब दिखाई दे रहा है या अब भी नहीं दे रहा दिखाई? काम नहीं चलाना है, बताओ। यहाँ ना लाइट की सेटिंग अच्छी नहीं है, इसलिए उसमें जाता नहीं है कैमरा कैप्चर। नहीं, लाइट ऑफ करने से नहीं होगा आपसे। ये लाइट इस तरीके की लाइट पे लगती है। इसमें क्या नहीं समझ में आया ये बताओ। अच्छा, और कुछ नहीं समझ में आया? इसमें बस 3 चीजें थे। एक तो फ्रॉम था, चल रहा था, ठीक है। इसमें 3 चीजें, एक तो फ्रॉम है, ठीक है, 2 है सीसी और इसके नीचे होता है बीसीसी, ठीक है। बीसीसी से ऊपर जितने भी है ना उनको सब के बारे में पता है। ये तीनों ऐसे दोस्त हैं जो हर बातें शेयर करते हैं, है ना। इनको एक दूसरे के बारे में सब कुछ पता है ना। आप फैमिली मेम्बर भी कह सकते हो इसको, जैसे अलेक्सा है, ठीक है, या इसमें जो ये 2 और जितनी भी ईमेल है, इनको एक दूसरे के बारे में सब कुछ पता है कि इसकी मेल में क्या आया है, उसकी मेल में क्या गया है, ठीक है। झगड़ा होता है बीसीसी के टाइम पे। हमने फॉर एग्जांपल यहाँ डी है, डी और ई 2 ईमेल है, फॉर एग्जांपल लिख रहा हूँ। तो जब बीसीसी आता है ना, सीसी तो कार्बन कॉपी होता है, जो मैंने बताया था, हम पहले जो कार्बन कॉपी करते थे एज इट इज उसकी फोटो कॉपी आती थी। तो सीसी में तो तब डालते हैं हम जब सभी एम्प्लॉयज को ईमेल भेजनी हो कंपनी के, सबको पता चल जाए कि भाई कल छुट्टी है, सबके पास ईमेल चली गई, ठीक है। तो सीसी का तो इस्तेमाल यहाँ होता है, ठीक है। सीसी को पता है कि कहाँ से ईमेल आई है और किस किस के पास ईमेल गई है। देखो फ्रॉम का तो पता ही होगा जिसके पास है, 2 का भी पता होता है। अब बात आती है बीसीसी की। बीसीसी में जो होते हैं ना ब्लाइंड ब्लैक कार्बन कॉपी या ब्लाइंड कार्बन कॉपी हम इसको कह सकते हैं। तो इसमें ये होता है कि डी को तो पता होगा ऊपर वाली सभी ईमेल्स को, है ना, लेकिन जो सीसी में हो ना उनको नहीं पता होगा बीसीसी किसको की है। मतलब इस जो डी है इसमें ईमेल, इसको ऊपर वालों का सबका पता होगा, लेकिन इसको ये नहीं पता होगा कि ई के पास भी ईमेल भेजी है। तो बीसीसी में जो सेम उस पे होते हैं ना, पैरेलल जो होते हैं डी और ई, इनको एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं पता, है ना। और ना ही सीसी वालों को पता बीसीसी में कौन है। तो ये हमने ब्लाइंड या ब्लैक कार्बन कॉपी जो भी तुम कहो, ठीक है। तो इसमें बीसीसी में वो आते हैं, बीसीसी उनको भेजते हैं कि हमने कोई एम्प्लॉय को ईमेल भेज दी, ठीक है, और किसी और को भी भेज दिया। मान लो कोई ईमेल भेजी हमने की है और वो हमें किसी अदर पर्सन को भी, जैसे हम कंपनी क्लाइंट को ईमेल करती है, सेम टाइम पे बीसीसी में वो मैनेजर को भी डाल रही है कि हमने ना देखो अपने क्लाइंट को ये भेजा, आप देख लेना। लेकिन क्लाइंट को नहीं पता मैनेजर के पास मेल है। क्लाइंट हमने सीसी में डाल दिया, मैनेजर बीसीसी में डाल दिया, लेकिन मैनेजर को पता है कि क्लाइंट के पास ईमेल गई हुई है ना। तो इस तरीके से हम बीसीसी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसमें से यही क्वेश्चन आता है और कोई क्वेश्चन नहीं बनता। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको पूछ लेंगे वो SMTP यूज होता है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है, जो
वॉइस ओवर है, VIOP, वॉइस ओवर इंटर, ठीक है, VoIP होगा ये, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ये यूज होते हैं, तो इस तरीके के आपको चीज़ें याद रखनी है इसमें, ठीक है। इसमें और कुछ हो तो पूछना हो तो बता। इसको एक बार है ना लिख लो, नहीं तो एक बार ईमेल करके देख लो अपने फ़ोन से, 2-3 दोस्तों को आपस में ईमेल करके देख लो, उससे पता चल जाएगा, ठीक है। ये मेल वगैरह हमने कर ली थी, फ्रॉम CC मैसेज ID, क्या कहाँ लिखा हुआ है? अच्छा ये यूनिफाइड वही होता है जब हम बहुत ज़्यादा जो कंपनी होते हैं, जैसे एयरटेल को मैसेज करना है अपने एम्प्लॉय, जितने भी उसके कस्टमर है, क्लाइंट है, सिम, तो यूनिफाइड मैसेज भेजते हैं, एक मैसेज वो एक से ज़्यादा बहुत सारे लोगों के पास, तो बहुत सारे ऐसे मैसेज स्पैम में आते हैं या आपके सोशल में आते हैं। जब आप ईमेल खोलोगे तो सबसे पहला कॉलम होता है, ठीक है, उसके बाद सोशल होता है, अपडेट होता है, अलग अलग कॉलम होते हैं, एक स्पैम का होता है, तो वो स्पैम में मैसेज चले जाते हैं, ठीक है। बताऊंगा हेक्साडेसिमल में बताऊंगा। ट्रैश में वही चला जाता है, देखो ड्राफ्ट होता है, इनबॉक्स का पता है, जिसमें रिसेंट के ईमेल्स होती है हमारी, सेंट में जो हम दूसरे को भेजते हैं, ड्राफ्ट में वो होता है कि हमने भेजी नहीं है लेकिन सेव करके रख लिया। ट्रैश में हम डिलीट करने के बाद जो है ना कि कुछ दिन तक टाइम पीरियड होता है, 30 दिन तक या उतने दिन तक हमारा ट्रैश में डाटा रहता है जो हमने डिलीट कर दिया है, तो वो होता है। एसिंक्रोनस मैसेजेस वो हो गया आपके, आप मतलब ऑफलाइन भी आप उसको देख सकते हो, और सिंक्रोनस मैसेज होंगे लाइव, जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंस चल रही है या ऑडियो कॉन्फ्रेंस या वीडियो कॉल है, ठीक है, इस तरीके की। इंस्टेंट मैसेज होता है जैसे चैट कर रहे हो आप किसी से, ठीक है। उसके बाद इसमें है चैट रूम्स हो गए, जैसे कॉमन प्लेटफॉर्म होते हैं, जैसे गूगल क्लासरूम हुआ या बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ आप कॉमन चैट करते हो, ठीक है, जैसे ग्रुप हो गया टेलीग्राम का, व्हाट्सएप का, ठीक है। फाइल्स और वेब लिंक्स के बारे में आपको पता है। इंस्टेड ऑफ फोन इंटरनेट कैन बी यूज्ड एक्चुअली टॉक विद फ्रेंड्स, फॉर एग्जांपल गूगल प्लस और हैंगआउट है ना, ये याद रखना आपको, गूगल प्लस पे और हैंगआउट्स पे, जीमेल में भी ऑप्शन मिलेगा आपको, ये गूगल का ही होता है ये भी, उससे आप कॉल वगैरह कर सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट का होता है स्काइप, आपने सुना तो स्काइप से वीडियो कॉलिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, ठीक है। इंस्टेंट मैसेज की कैपेबिलिटी है मोबाइल फ़ोन के पास। उसके बाद आपका ई कॉमर्स का आता है, ई कॉमर्स में यही हो गया कि जितना भी आज आपका अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, है ना, एजियो हो गया, जियो कंपनी का है, और जितने भी ऑनलाइन, इसको बोलते हैं, देखो दो चीज़ें होती है, एक तो होता है B2B बिजनेस बोलते हैं इसको, आगे आएगा शायद, B2B। इसमें क्या होता है कि ये जो है ना कि क्लाइंट को और सेलर को कंबाइन कर देते हैं, मतलब इनका कोई वो नहीं होता, है ना। जैसे ऊबर है, कैब है, किसी को जाना है और किसी की गाड़ी है ना, तो क्लाइंट को और जो सर्विस प्रोवाइडर है उसको कनेक्ट करने का काम करते हैं। इसी तरीके से अमेजन करता है, ठीक है, कोई कंपनी प्रोडक्ट बना रही है, आपको वो चाहिए, तो वो एक प्लेटफॉर्म है उसके थ्रू आपके, तो इसको B2B बिजनेस बोलते हैं, ठीक है। तो ई कॉमर्स में आपको, ई कॉमर्स में बहुत सारी चीज़ आती है, बाय सेलिंग, ये सब चीज़ें ई कॉमर्स में आपके आते हैं, ये तो मुझसे बेहतर आप लोग जानते होंगे। इसकी फुल फॉर्म याद कर लेना, पेपर में डायरेक्ट आएगी कि बिजनेस टू कंज्यूमर, ई कॉमर्स, बिजनेस टू बिजनेस, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, पीयर टू पीयर, और मोबाइल कॉमर्स और एम कॉमर्स, ठीक है। पीयर होता है, ग्रुप नहीं होता, ग्रुप टू ग्रुप सेलिंग करते हैं जब। पीयर होता है नियर बाय सर्कल। एग्जाम्पल होते हैं, जैसे ऑफलाइन नेटवर्किंग मार्केटिंग नहीं होती, मेरा कोई प्रोडक्ट है, मैंने आपको बेच दिया, आपने किसी दूसरे को बता दिया, ठीक है। पीर होता है जो आपके नियर बाय होता है। अरे हम ऑनलाइन भी तो करते हैं ना मार्केटिंग, एक ग्रुप है कोई, वो ग्रुप जैसे फॉर एग्जांपल क्या होता है कि जैसे कोई कंपनी है, उसके एम्प्लॉई है, या जैसे नेटवर्क मार्केटिंग में आपको देखा होगा, जैसे RCM है, तो पीयर टू पीयर ही तो बेचते हैं वो, मतलब आप वहां से परचेज करोगे, तो पीर का मतलब होता है, जैसे पीर रिव्यू जर्नल होते हैं ना, पीर का मतलब होता है कि जो उसके मेन वो होंगे, ठीक है। तो पीयर का मतलब नियर बाय होता है।
उसके इसकी फुल फॉर्म पूछेंगे आपसे, ये आप देख लेना। एप्लीकेशन ये इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट की, बैंकिंग के गेटवे। आप जब भी आप ऑनलाइन फॉर्म भरते होंगे तो दो ऑप्शन आते हैं, या तो आप इस बैंक से करो पेमेंट, या लिखा आता है इस बैंक का गेटवे है। गेटवे का मतलब है कि ट्रांजैक्शन उस बैंक के थ्रू होके जाएगी, वो एक गेटवे इस्तेमाल करते हैं। जैसे कोई कह दे भाई आपको पीजीआई जाना है, लेकिन आपको एमडी से होते हुए जाना पड़ेगा, है ना, ये रास्ता दे दे इस बात से हुए आप, ये गेटवे एमडी एक पीजीआई में जाने का गेटवे। तो इसी तरीके से बैंकिंग में होता है कि गेटवे वो इंटर बैंक ट्रांजेक्शन्स होती हैं। तो हर कोई बैंक, तो जैसे ऑनलाइन जब आप फॉर्म भरते हो तो हर कोई बैंक नहीं होता उसमें, सारे ऑप्शन नहीं होते, तो कुछ बैंकों का गेटवे प्रोवाइड कराते हैं। ई गवर्नेंस का बहुत सारा है कि जैसे अभी हरियाणा में ही देखो आप, ऑनलाइन कर दिए सारे के सारे आपके डॉक्यूमेंट्स। आपको कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, डोमिसाइल चाहिए, लाइसेंस चाहिए, उसके बाद आपकी फैमिली आईडी जो है ना कि ऑनलाइन आ गई है। तो ये ई गवर्नेंस के है सारे के सारे। आपकी जो ज़मीन के रिकॉर्ड्स आजकल गवर्नमेंट ने सारे ऑनलाइन कर दिए हैं। ये तो शायद आपको ना पता, जो इसको जैसे ज़मीन की फ़र्द होती है, फ़र्द निकलवाते हैं ना, तो ऑनलाइन कर दिया सारा का सारा सिस्टम। तो जो रजिस्ट्री वगैरह लगाते हैं, तो गवर्नमेंट ने बहुत सारी जो है ना कि इनिशिएटिव जो है ना कि बहुत सारे ऑनलाइन कर दिए हैं। जैसे पेमेंट का इसमें बैंकिंग सिस्टम में देखें तो भीम जो है ना कि इंडिया का इनिशिएटिव है ना। भीम की फुल फॉर्म बताओ मुझे क्या होती है। हाँ, इसकी फुल फॉर्म पूछेंगे आपसे, ठीक है। ऐसे ही यूपीआई की, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है, सभी का अपना यूपीआई नंबर होता है ना। तो सेम कॉमन आप यूपीआई से किसी भी प्लेटफॉर्म पे ट्रांजैक्शन कर सकते हो। गूगल पे है या फ़ोन पे, आपका पेटीएम है, तो ये सारे के सारे इनिशिएटिव्स है डिजिटल इंडिया के, ठीक है। ये नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया डेवलप किया था इसने, जिसने जो भीम डेवलप किया था इन्होंने, एनपीसीआई ने डेवलप किया था ये। तो इनके साथ बैंक एसोसिएटेड होते हैं। फोन पे का माना जाता है कि शायद एचडीएफसी एक्सिस बैंक का, तो अलग अलग बैंक के इनके साथ टाई अप होते हैं। सिक्योरिटी ये ऑथेंटिक है बहुत पार्टी के लिए, प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखा जाता है इसमें। उसके बाद इसमें मोबाइल्स ऐप्स है बहुत सारी, वेब है, मोबाइल ऐप हो गई, जैसे HTML की होगी जो वेब ऐप है जितने भी, या आप देखोगे जैसे क्रोम का ब्राउजर हो गया, फायरफॉक्स हो गया, मोजिला फायरफॉक्स, ठीक है। क्रेस प्रो, जैसे HTML में सारे की वेबसाइट बनती है आपकी। तो कई बार आप पूछ रहे थे ना, कोई मुझसे पूछ रहा था, जो वेबसाइट का वो होता है ना डाटाबेस बनने का, वो सारा वेब 2.0 के अंदर आता है, ठीक है। और वेब 3.0 में आता है जो इंटरेक्टिव इंटरफेस होता है ना, जिसका जो आजकल जितनी भी वेबसाइट है वहाँ सारा का सारा इंटरेक्टिव आप लिख सकते हो, ठीक है। तो जब स्टार्टिंग में ये वेब 2.0 का मतलब है कि जब टेक्नोलॉजी क्या आई थी उस टाइम पे, तो HTML में पेज बनते थे, सारी वेबसाइट उसमें बनते थे, तो उसको वेब 2.0, एक जनरेशन टाइप आप कह सकते हो। वेब 2.0 के बाद 3.0 आ गया, जैसे ब्लॉग हो गए, आप फेसबुक का इंटरफेस हो गया, आप वहाँ अपने तरफ से बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हो, है ना। तो वेब 2.0 3.0 अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें देखेंगे इसको, ठीक है। उसके बाद है आपकी नेटिव ऐप्स होगी मोबाइल की, ये आप एक बार रीड कर लेना। अलग अलग ऐप के, एंड्रॉयड की अलग है, iOS की अलग। iOS पूछे तो एप्पल का होता है iOS, है ना सिस्टम। ऐप स्टोर हो गए, ऑडियो कॉन्फ्रेंस तो आपको पता ही होगा, टेली कॉन्फ्रेंसिंग जो टेलीफोन के जरिए होती है, ये याद कर लेना किसका क्या है। जैसे अभी जो लॉकडाउन में जितने भी हमने वेब पढ़ी थी सारे के सारे, जैसे सिस्को का है, कंपनी है एक सिस्को, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट का है ना अपना, गूगल का गूगल मीट हो गया, जूम है, ठीक है। इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स के नाम याद कर लेना जो एजुकेशन में सबसे ज़्यादा यूज हुए हैं, ठीक है। और उसके बाद है ICT एंड गवर्नेंस, ये तो आप इंटरनेट का, ई गवर्नेंस होगी। ई गवर्नेंस का वही हो गया सारा का सारा जो डिजिटल इंडिया का जो मूवमेंट था ना, उसमें आपने बैंकिंग सिस्टम से लेके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से लेके और डिजिटल लाइब्रेरी बनना, आपके सारे के सारे गवर्नमेंट जो हमने स्टार्टिंग में नहीं पढ़े थे, NME ICT और नेपटेल के थ्रू में, सारे के सारे इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के।
और गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच में आईसीटी कनेक्ट कर रहा है आजकल मैनुअली। और आईसीटी ये आप पढ़ लेना, एक बार सिंगल रीडिंग दे देना इसकी, ठीक है। उसके बाद है, उसके बाद तो कुछ नहीं बताना था ना। 1 तो उससे भी वो हो गया ना इंटरेक्टिव वाला, अभी क्वेश्चन करेंगे आपको पता चल जाएगा। देखो आपके पास, ये बताओ आप किस बुक से क्वेश्चन करते हो, आपके पास बुक है? एक तो आपके पास केवीएस मैदान वाली बुक होनी चाहिए, है ना, है ना। इस बुक से आप थ्योरी करोगे, ठीक है, पूरी थ्योरी और इसके क्वेश्चन, ठीक है, जो पीछे दिए हैं। इसके अलावा आप करोगे पीवाईक्यू। पीवाईक्यू समझते हो? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। उसके लिए आप आर गुप्ता भी यूज कर सकते हो, ठीक है, जिसमें आपके कॉमर्स के प्लस पेपर 1 के दोनों के मिलेंगे आपको क्वेश्चन। उसके अलावा एक बुक आ रही है नवदीप कौर मैम है अनअकैडमी पे, है आपके पास वो बुक? नवदीप की पेपर 1 की है, उसमें जिसमें सारे पीवाईक्यू दे रखे हैं उन्होंने, उसी की पीडीएफ है ये। नहीं, सभी पेपर 1 की बुक है, आप करोगे ना नवदीप कौर पेपर 1 बुक, तो उसमें वो है ना लास्ट ईयर के सभी क्वेश्चन दे देती है, ठीक है। तो इंटरफेस थोड़ा इंटरेस्टिंग नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आपको वहाँ से मिल जाएंगे। तो जब आप इतने क्वेश्चन कर लोगे ना, फिर आप 40 क्वेश्चन आराम से ठीक कर सकते हो। ये जरूरी है आपको थ्योरी, उसके बाद आपके पीवाईक्यू, लेकिन अब अभी टाइम कम है आपके पास, तो आप केवीएस मैदान की थ्योरी और उसके पीछे क्वेश्चन तो करना ही है। और हो सके तो आपसे 19 के, 20 के और 22 के, ठीक है। तो इनके जो क्वेश्चन है 3 ईयर के क्वेश्चन तो करना हर एक यूनिट के, उससे आपको अंदाजा हो जाए। बहुत बार डिमोरलाइज हो गए, क्या क्वेश्चन आ गया समझ ही नहीं आ रहा, ठीक है, हम भी होते थे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जब आप करोगे तो आपको चीज़ें समझ में आती चली जाएगी, ठीक है। ये क्वेश्चन आप पक्का करना, क्वेश्चन नहीं करोगे ना, देखो 2 अप्रोच होती है पढ़ने की, एक तो थ्योरी पढ़े फिर क्वेश्चन पे जाए, सबसे पहले ये अप्रोच है। तो उसके बाद जब आप क्वेश्चन करते हो तो फिर आप थ्योरी पे जाते हो। किसी क्वेश्चन में डाउट आया, आप चैप्टर ओपन करो, वहाँ बहुत सारे थ्योरी होंगी, तो आप उसको फिर थ्योरी से क्वेश्चन, क्वेश्चन से थ्योरी, यही है। ऐसी कोई दवाई नहीं बनी है कि वो आपको दे दे और पेपर 1 पूरा हो जाए। तो ये प्रोसीजर आपको करना पड़ेगा, इसके बिना काम नहीं चलेगा, ठीक है। और कितनी यूनिट होगी आपकी पेपर 1 में? ठीक है, डीआई कितने कर लिए आपने? ठीक है, इससे काम नहीं चलेगा। 20 के और 21 के और करो, उसमें आपको नया पैटर्न पता चला। इसमें तो आपको रेशो का अलग क्वेश्चन दिया होगा, परसेंटेज का अलग और एवरेज का अलग। लेकिन जो लास्ट ईयर 2 साल से क्वेश्चन आ रहे हो, एवरेज, रेशो और परसेंटेज तीनों एक ही क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट लगता है ना। तो जो आपका ये मैथमेटिक्स का स्ट्रॉन्ग पार्ट है, तो ये माना जाता है कि 5 क्वेश्चन तो आपके जो है ना कि डीआई के, है ना, डीआई से 5 क्वेश्चन हो गए, 5 क्वेश्चन आपके कॉम्प्रीहेंशन के, ठीक है, 10 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। ये 10 क्वेश्चन तो आपके माना जाता है, 10 के 10 तो आप में से इसके ठीक होने ही होने चाहिए, ये जो है ना, तो 20 हो गए। तो फिर आपका आता है जो पहली 3 यूनिट है, टीचिंग, रिसर्च और कम्युनिकेशन, ठीक है। उसके बाद फिर आती है लास्ट की 3 यूनिट, आईसीटी, इन्वायरमेंट और हायर एजुकेशन, ठीक है। टीचिंग में भी आप 5 के 5 ठीक कर सकते हो, रिसर्च में भी आपके 5 के 5 ठीक हो सकते हैं, कम्युनिकेशन में भी, आईसीटी में 4, इन्वायरमेंट में भी 4 और हायर एजुकेशन, क्योंकि एक एक क्वेश्चन इसमें बाहर से आता है, पता नहीं होता, होने को 5-5 हो जाए तो 15 और 4 19 और 4 23 और 4 27 और 10 37। तो ये माना जाता है कि आप जो है ना कि अगर किसी का मैथ ठीक है तो 5 क्वेश्चन वो हो जाते हैं मैथ वाले, जो मैथमेटिकल रीजनिंग वाला हो गया आपका चैप्टर, जिसमें एक क्वेश्चन डायरेक्शन से आता है, नंबर सिस्टम का एक क्वेश्चन आता है, आपकी किस्मत अच्छी है तो ब्लड रिलेशन से आ जाएगा, है ना। और 2 क्वेश्चन आते हैं परसेंटेज के और रेशियो के, उसमें परसेंटेज में आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट भी पूछ लेंगे, एवरेज भी पूछ लेंगे, नॉर्मल इंटरेस्ट भी पूछ लेंगे। तो डीआई
मैथमेटिकल रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन ये माना जाता है। ये 15 क्वेश्चन तो आपके 15 में से 13-14 तो क्वेश्चन ठीक होने ही चाहिए, है ना। और बाकी आपका टीच 21-22 के कर लोगे बहुत DI होते हैं, 50-50 DI होंगे। अभी भी आप करने लगोगे तो नहीं होंगे पूरे। तो ये बुक है ना, इसमें सॉल्यूशन है साथ के साथ। तो अगर किसी के पास हो तो ठीक है, नहीं तो किसी कोई मंगा लो, फोटोकॉपी करा लेना उससे। वैसे सस्ती है, ज़्यादा महंगी नहीं है इसकी बुक। तो इसमें आपको ये है कि क्वेश्चन मिल जाएंगे सारे, आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। और ये करने पड़ेंगे क्योंकि इतनी एनर्जी आपको 2019 से पहले के क्वेश्चन देखोगे ना, तो वो बहुत ईजी क्वेश्चन हुआ करते थे। उसमें कुछ नहीं है, वन लाइनर क्वेश्चन है। ये पूछ लेते थे डायरेक्ट कि भाई ICT की फुल फॉर्म क्या है, इस तरीके के क्वेश्चन आते थे, सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी। अभी जो क्वेश्चन आते हैं थोड़ा नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन आते हैं, है ना। अभी इसमें से आप देखोगे, दिख रहा है ऑनलाइन वाले बच्चों, दिख रहा है क्या? हेलो, आपको आवाज आ रही है मेरी?